जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑप्टिक्स को खत्म करने के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिजिक्स में आपके एनडीए के एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इन 2 से 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर के सारे वो कंसेप्ट्स क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे जो जिससे आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है। और वो कैसे करेंगे बेटा, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज लगाएंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए जहां से बार बार जिन कंसेप्ट्स के बेसिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके पीवाईक्यूज को लगाएंगे बेटा। तो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेशन को जबरदस्त जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, आपके एमसीक्यूज को बहुत डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और पीवाईक्यूज तो साथ में लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा, जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए बेटा, हमने कहां से उठाया हुआ है, एनडीए 2012 से उठाया हुआ है बेटा। कहां से उठाया हुआ है, एनडीए 2012 से उठाया हुआ है पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है बेटा कि 2 सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज आर केप्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या कर रही है, 2 हमारे पास क्या है, सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज है बेटा। मतलब मान लो कि अगर मेरे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो सिमिलरली चार्ज बॉडीज का मतलब है कि अगर इस पहली बॉडी पर चार्ज Q है तो दूसरी बॉडी पर भी चार्ज Q होगा। और क्या किया गया है बेटा, इनको दे हैव बीन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इनको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया है। इफ द सेकंड बॉडी इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम फर्स्ट बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। क्या करा जा रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो ये है ही, पर अब क्या किया जा रहा है, और 5 सेंटीमीटर इस सेकंड वाली बॉडी को इधर भेजा जा रहा है, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन हो गया बेटा। देयर फोर्सेस ऑफ रिपल्जन विल बी, इनके जो फोर्सेस ऑफ रिपल्जन होंगे वो क्या होंगे बेटा। देखो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जब इनिशियली ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे तो एक फोर्स लगा होगा, मान लेते हैं वो फोर्स F1 है, और जब वो क्या कर गया है, 5 सेंटीमीटर का और डिफरेंस हो गया है, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया है, तो दूसरा फोर्स F2 आएगा। तो सीधा सीधा क्या पूछा गया है कि इन दोनों का कंपैरिजन पूछा गया है, यानी जो आपका F2 है F1 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है आपके पास या कितना कम है बेटा। तो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, क्या डबल हो जाएगा, क्या आधा हो जाएगा, क्या क्वाड्रुपल्ड हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या रिड्यूस्ड टू 1/4, या 1/4 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा। तो आप देखेंगे बेटा, जो इनके बीच में फोर्स लगता है, यानी 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ये आपको पता होगा कि वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसका फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके पास होगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर बेटा क्या होगा, R स्क्वायर होगा बेटा, जहां पर इस K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी हमें यहां पर कोई जरूरत है नहीं, तो इतनी बड़ी वैल्यू को हम रखेंगे नहीं। तो बेसिकली बेटा आपके चार्जेस जो है वो भी इक्वल है, तो आपके पास यहां पर फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए था K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर आप देखोगे चार्जेस कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये फोर्स जो आपका है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी अगर मैं F1 अपॉन F2 करूं बेटा, F1 अपॉन F2 करूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर आ जाएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब R2 मुझे पता है कि क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर हो गया है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया गया था, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 10 सेंटीमीटर हो गया है, और R1 तो हमें क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, देखिए तो F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, यहां से F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, हमारे पास R2 कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहां पर हमारे पास R1 कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए 5 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर
ये 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे से मुझे तो F2 चाहिए, तो F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ F1 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ F1। यानी आपका जो फोर्स किसके बाद बेटा, देखो ये रिपल्सिव फोर्स 10 सेंटीमीटर करने के बाद, यानी इनके सेपरेशन 10 सेंटीमीटर करने के बाद 1/4 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि रिड्यूस्ड टू 1/4 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है कभी, तो जो करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके साथ क्या होता है, पहला है कि रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, यानी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डज नॉट चेंज, क्या वो सेम रहती है शॉर्ट सर्किटिंग करने के बाद। इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली या वेरीज कंटिन्यूअसली, या लगातार क्या करती रहती है, बदलते रहती है। या सी ऑप्शन कह रहा है कि इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा देखो जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है ना बेटा, तो जो रेजिस्टेंस हो जाता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो बहुत लो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हमेशा याद रखोगे, जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है सर्किट में तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है बेटा, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि करंट का बढ़ना, इंस्टेंटेनियसली बढ़ना, सडन बढ़ना। यानी रेजिस्टेंस का लो होने का मतलब है कि जो आपकी करंट है, जो आपकी करंट है सर्किट में, उसका क्या करना, सडनली, क्या करना, सडनली, और वी कैन से एक और वर्ड है सडनली और इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली क्या करना, ग्रो कर जाना। इंस्टेंटेनियसली क्या कर जाना, इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज कर जाना बेटा। ठीक है, तो जब आपका क्या होगा बेटा कि शॉर्ट सर्किटिंग होगी आपके सर्किट में, तो रेजिस्टेंस एकदम से लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब करंट एकदम से बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्या पूछ रहा है कि करंट आई एंड वोल्टेज वी प्लॉट ऑफ ए सर्टेन। देखिए बेटा, आपको एक ग्राफ दे रखा है यहां बगल में, जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच बन रखा है, और उसके लिए जो ग्राफ बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से ये किसका ग्राफ है, क्या सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, या अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, या अ सुपर कंडक्टर का है, या इंसुलेटर का है। बेटा देखो, अगर यहां पर मुझे V और I के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो सीधा सीधा मतलब है कि जो वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होगी वो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन के साथ डिपेंड कर रही होगी। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पे क्या कर रही होगी, इस तरीके से यहां पर वेरी कर रही होगी। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये किसमें मुझे देखने को मिलता है, क्या ये ओम्स लॉ नहीं है, बिल्कुल ये ओम्स लॉ है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को क्या कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो आपका एनडीए 2014 से हमने उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स A एंड B आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि आपके पास दो कंडक्टिंग वायर्स है। दो कंडक्टिंग वायर्स मतलब जो क्या करते हैं, अपने से करंट को फ्लो करने देते हैं, जिसका एक का नाम A है, एक का नाम B है, और सेम मटेरियल के बने हुए। बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, सेम मटेरियल से बने हैं, इसका मतलब है कि उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, जिसे आप रो कहते हो, वो सेम होगा बेटा, क्योंकि वो मटेरियल के नेचर पर ही डिपेंड करता है। तो सेम मटेरियल है तो मतलब उनका रो क्या है, सेम है आपके पास। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, बेटा इसको लिख लो सबसे पहले, क्या है कि जो आपके पास बी, यानी जो आपके पास दूसरा है आपके पास वायर, उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ए हो जाती है। लिख लिया मैंने कि लेंथ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ए, एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, देखो ये आपका वायर है, अगर मैं ये देखूं तो ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा,
इसकी अपनी एक रेडियस होगी। तो ये कह रहा है कि जो ए की रेडियस है वो क्या हो रही है, 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी हो रही है बेटा। क्या है, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी हो रही है बेटा। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि आर ए अपॉन आर बी निकाल दो, यानी ए का जो रेजिस्टेंस है और जो बी का रेजिस्टेंस है उनका रेशियो निकाल दो। बेटा जो आर का आपके पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होता है बेटा। क्या होता है, आर रो एल ओवर ए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा, उसी क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले किसको निकाल लेता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए निकाल देता हूं। ए का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल ए ओवर पाई आर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए बेटा जो हमारे पास ये आर ए दे रखा है ना, ये ट्वाइस ऑफ क्या दे रखा है, आर बी दे रखा है। क्या दे रखा है, जो आर ए दे रखा है ट्वाइस ऑफ आर बी दे रखा है। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा रो एल ओवर ए। अब मैं नीचे अगर बेटा क्या रखूंगा, आर ए की जगह पर ट्वाइस ऑफ आर बी रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 मैं आगे लिख लेता हूं, पाई आर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए आरबी निकालते हैं। आरबी क्या हो जाएगा, आरबी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बेटा, क्योंकि देखो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम मटेरियल है तो मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा, रो सेम हो जाएगा। एल बी ओवर पाई आर बी का स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, तो हो जाएगा रो, देखिए बेटा आपको एल बी कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ एल ए दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल ए ओवर पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे आर ए ओवर आर बी चाहिए तो निकाल लेते हैं। आर ए ओवर आर बी क्या हो जाएगा, आर ए क्या दे रखा है, रो एल ए ओवर 4 पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, होल अपॉन रो बेटा क्या हो जाएगा, ट्वाइस रो एल ए ओवर पाई आर बी का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो रो एल ए ओवर पाई आर बी स्क्वायर, रो एल ए ओवर पाई आर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 ओवर 8 आ जाएगा, यानी आर ए ओवर आर बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1 रेशियो बेटा 8 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिए बेटा कि आपके इस रेजिस्टेंस जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कभी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, कभी क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर रहे हैं, पर यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैं कहूंगा 100% चांसेस है कि आपका जो अभी पेपर होने वाला है उसमें भी आपके रेजिस्टेंस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रखेगा बेटा। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस लगाएंगे जो हम करा रहे हैं। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। किसमें है, एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्या बोल रहा है, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस। नोट करने वाली बात है बेटा कि 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो इक्वल है, व्हेन कंबाइंड इन सीरीज आर इक्विवेलेंट टू 90 ओम। 3 रेजिस्टेंस है जिन्हें किसमें कनेक्ट किया गया है, 3 रेजिस्टेंसेस है जिन्हें किसमें कनेक्ट किया गया है बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया गया है और तीनों का क्या है मेरे पास, इक्वल रेजिस्टेंसेस है। अगर मुझे इनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, R इज इक्वल्स टू, इसे मैं R डैश लिख लेता हूं इक्विवेलेंट को, ठीक है, या इसे EQ लिख लेता हूं, R EQ इज इक्वल्स टू R प्लस R और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 90 ओम दे रखी है। क्या दे रखी है, 90 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस है जो इक्वल है, उनको किसमें कॉम्बिनेशन बना रखा है, सीरीज में कॉम्बिनेशन बना रखा है, जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 90 ओम है। तो अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर मैं यहां से R निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 30 ओम आ जाएगा बेटा। यानी मेरे पास जो ईच रेजिस्टेंस है वो 30 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा। अब पूछ रहा है देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल विल बी, बेटा अब पूछ रहा है
कि तब निकालो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का जब वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बेटा पैरेलल में आपके पास क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट के लिए, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/30 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा 3/30, और यहां से अगर आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा यहां पर। ठीक है बेटा, दोनों के लिए आप फॉर्मूले याद रखेंगे कि सीरीज में जब कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस तो कैसे ऐड हो जाएंगे, जो इक्विवेलेंट निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। और अगर आपके पास किसमें कनेक्टेड है, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अ गिवन कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई एम्पियर। ठीक है, आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है जो करंट आई क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है यानी धारण कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल। अब वही कंडक्टर जिसमें से आई करंट बह रही है वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 2000 जूल की हीट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड। अब क्या किया गया है कि जो करंट आई उससे बह रही थी उसको डबल कर दिया गया है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, सीधा क्वेश्चन है बेटा। कोई कंडक्टर आपके पास है जिसमें से आई करंट बह रही है, और जब उस कंडक्टर में से आई करंट बह रही है तो उसके हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 2000 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब उसी करंट को 2 गुना कर दिया गया है, तो अब कंडक्टर में से हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी मुझे क्या दे रखा है, एक तो मुझे इनिशियल करंट दे रखी है और एक मुझे हीट क्या दे रखी है, H इज इक्वल्स टू 2000 जूल दे रखी है बेटा। अब देखो आपके पास H का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, H स्क्वायर आई स्क्वायर RT एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यानी आपके पास H इज इक्वल्स टू जो 2000 जूल है वो किसके इक्वल है, आपके आई स्क्वायर RT के इक्वल है। अब क्या किया जा रहा है, जो आपकी करंट है उसको 2 गुना किया जा रहा है, यानी आपके पास जो करंट दूसरी है उसका 2 गुना, किसका 2 गुना किया जा रहा है, इनिशियल का 2 गुना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, H डैश इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, आई डैश का स्क्वायर RT हो जाएगा। अच्छा, H डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डैश क्या है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ आई है, ट्वाइस ऑफ आई का स्क्वायर RT हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 4 आई स्क्वायर RT। अब बेटा अगर आप देखो तो आई स्क्वायर RT की वैल्यू क्या है, 2000 जूल है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2000 जूल बेटा। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8000 जूल आ जाएगा बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज X। ठीक है, X ओम। If the wire is stretched to double its length, its resistance would become। देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, X ओम दे रखा है बेटा, दे रखा है। और लेंथ जो दे रखी है, जो लेंथ दे रखी है वो स्मॉल l दे रखी है। जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटा, क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, वो आपका कितना दे रखा है, A दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन आपका A दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। अब क्या किया जा रहा है कि आपके वायर की लेंथ को 2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी मैं कहूं कि L डैश आपकी 2 गुनी 2L कर दी गई है। L डैश को क्या कर दिया गया है कि 2 गुना कर दिया गया है। अब R इज इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A होता है बेटा। क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। अब आप देखोगे तो जो यहां पर दे रखा है वो दे रखा है, R को X दे रखा है इनिशियली, रो तो ऐसा ही रहेगा, L भी ऐसा ही रहेगा, और क्रॉस सेक्शन को भी A दे रखा है। ठीक है, तो X इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A दे रखा है। अब बेटा अगर आप एक बात देखो, अगर आप वायर को स्ट्रेच करो ना, अगर आप वायर को स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच करने पर आप देखोगे कि क्या उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल एरिया चेंज हो रहा है बेटा। तो आपको एरिया को भी देखना पड़ेगा।
क्या चीज है जो उसकी चेंज नहीं हो रही है उसको खींचने पे? उसका बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है? वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था? L इंटू ए, और जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा 2L, क्योंकि लेंथ को 2 गुना कर दिया गया है। और मान लेते हैं कि वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे A मान लेते हैं, यानी L से L कैंसिल हो गया, यानी जो एरिया आपके पास घट गया है, डिक्रीज हो गया है, वो 1/2 के किससे घट गया है? फैक्टर से घट गया। यानी एरिया कितना हो गया? A/2 हो गया। बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, अगर उसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया गया, यानी खींच के लेंथ को 2 गुना कर दिया गया है, किसके? वायर को, तो उसकी लेंथ को 2 गुना कर दिया गया है, बट उसका एरिया भी तो डिक्रीज हुआ है बेटा, क्योंकि खींचने पे एरिया भी तो कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास कोई वायर ये है, अब अगर मैं इसको खींचूंगा, खींचने का क्या तात्पर्य है? खींचने का मतलब है उस वायर का पतला होना। उस वायर का पतला होने का क्या मतलब है? उसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका कम होना, यानी एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम है, जब क्या नहीं किया गया था? स्ट्रेच नहीं किया था, L इंटू ए, और ये स्ट्रेच करने के बाद है, स्ट्रेच करने के बाद लेंथ 2 गुनी हो गई थी, और एरिया हम मान लेते क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया है। तो वो एरिया हमने निकाल दिया यहां से कि A/2 हो गया, यानी 1/2 के फैक्टर से क्या कर रहा है? लेंथ को 2 गुना करने पर एरिया में कमी आ रही है। तो अब मेरे पास R क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन ए आ जाएगा। अच्छा, अब देखो आपके पास रो हो गया, इसका क्या हो गया? सेम रहेगा। L डैश कितना दे रखा है? 2 गुना L दे रखा है, ठीक है, और अपॉन कितना दे रखा है? एरिया क्या हो गया आपके पास? एरिया A/2 हो गया है, यानी वैल्यू क्या आ गई? 4 रो L ओवर ए आ गया बेटा, L ओवर ए आ गया। और रो L ओवर ए क्या है आपके पास? X है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 4x लिखा जा सकता है, 4x ओम। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आप क्या गलती करेंगे कि लेंथ को क्या कर रखा है? आपका 2 गुना दे रखा है, तो आप सोच रहे सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है तो एरिया में हम चेंज क्यों करें? तो बच्चों इससे आपका आंसर 2x आ जाएगा, ठीक है। बट आपको ये ध्यान करना है कि भाई जब आप उसको खींच रहे हो तो उसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है? वो किससे निकलेगा? डिफॉर्मेशन कर दो आप चाहे, बट क्या होगा? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को सेम करके आप क्या निकाल दोगे? उसका एरिया निकाल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या कह रहा है। अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ 12 वोल्ट बैटरी and a bulb of 24 ohm resistance. When turn on the switch, the ammeter connected to the circuit would read. ये क्या कह रहा है कि आपका क्या एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट की क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। यानी आपको जो ईएमएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 वोल्ट का दे रखा है। और उस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? वो दे रखा है 24 ओम दे रखा है, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो पूछ रहा है एमीटर क्या क्या करेगा? क्या रीड करेगा? बेटा एमीटर क्या रीड करता है? एमीटर क्या रीड करता है? करंट रीड करता है बेटा। क्या रीड करता है? करंट रीड करता है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? एनडीए 2016 में आया हुआ है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो करंट रीड करता है तो आपकी जो ईएमएफ होती है वो वोल्टेज ही होती है, यानी मैं क्या रखूंगा? आई इज इक्वल्स टू सिंपली ई अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास? ई अपॉन आर आ जाएगा, यानी वी अपॉन आर आ जाएगा, है ना। तो ई क्या आपके पास? 12 है, और नीचे आर क्या है? 24 है। ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर। यानी आपका जो एमीटर है वो 0.5 एम्पियर की करंट को क्या करेगा? रीड करेगा, जब आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाएगी किसी सर्किट में और 24 ओम का एक बल्ब लगाया जाएगा। तो आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बेटा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि व्हेन यू वॉक ऑन अ वुलन कारपेट and bring your finger near the metallic handle of a door, an electric shock is produced. This is because, बेटा देखो आपका कहां से आया हुआ है? एनडीए 2015 से आया हुआ क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है। ये बोल रहा है कि अगर आप एक वुलन कारपेट पे चलेंगे और वुलन कारपेट पे चलने के बाद अगर अपनी फिंगर को किसी मेटालिक हैंडल से टच करेंगे, किसी के भी दरवाजे से मेटालिक हैंडल होना चाहिए, तो आपको हल्का सा एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसका कारण क्या है बेटा? बेटा देखो, जब भी ऐसा हो रहा है तो वहां पर डिस्चार्जिंग हो रही है।
डिस्चार्जिंग मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जा रहा है। जो बॉडी टच कर रही है और जिसको टच किया जा रहा है, उन्हीं के बीच में ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो आप देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल। बिल्कुल सही है बेटा। क्या हो रहा होगा, हमारे हाथ से चार्ज क्या कर रहा होगा, उस हैंडल तक जा रहा होगा, तभी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन टू टच हैंडल। नहीं बेटा, केमिकल रिएक्शन की तो बात ही नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज हायर देन, नहीं, टेम्परेचर का भी कोई रोल नहीं है। द ह्यूमन बॉडी एंड द हैंडल अराइव एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा बेटा। जो आपको ये इलेक्ट्रिक शॉक दिख रहा है, वो सिर्फ उसका एक ही कारण होता है कि जो चार्ज की डिस्चार्जिंग होती है, यह चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो यही यहां पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ 60 वॉट बल्ब कैरीज करंट 0.5 एम्पियर, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर। देखो बेटा क्या बोल रहा है, एक 60 वॉट का बल्ब है जिसमें कितनी करंट जा रही है, 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है, और जो टोटल चार्ज पासिस थ्रू, देखो अब वो बोल रहा है कि एक घंटे में अगर 60 वॉट का बल्ब है जिसमें से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और कह रहे हैं कि एक घंटे के लिए पास हो रही है इससे, तो चार्ज कितना होगा बेटा। चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है। करंट इज इक्वल टू, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया। I क्या गिवन है, 0.5 एम्पियर गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय T टाइम किसमें गिवन है, आपको R में गिवन है। तो आप इसे पहले किस में कन्वर्ट करो, आप इसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, मिनट में, जो कि 60 मिनट। फिर किस में कन्वर्ट करो, आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3600 आपके पास हो जाएगा। तो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, 3600 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1800 कूलाम आ जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए आपके पास ओम्स लॉ कैन आल्सो बी टेकन एज अ स्टेटमेंट फॉर, ये एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ओम्स लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करता है रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को करता है रिप्रेजेंट। तो सीधा सीधा जो आपका आंसर हो जाएगा वो आप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो आपका जो ओम्स लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या है, द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। देखो बेटा हीटर एलिमेंट का क्या मतलब है, यानी वो एलिमेंट जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन में क्या काम कर रहा है, आयरन की मेटालिक सरफेस को गर्म करने का काम कर रहा है। तो वो क्या लगा हुआ होता है बेटा। तो बेटा देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट टन लगा हुआ होता है, या टंगस्टन लगा हुआ होता है, या नाइक्रोम लगा हुआ होता है, या आयरन लगा होता है। बेटा देखो क्या लगा हुआ होता है, सी नाइक्रोम लगा हुआ होता है। बेटा देखो जो पहले 3 है ना, ये मेरे पास मेटल एलॉयज है। क्या है मेरे पास, मेटल एलॉयज है। मेटल एलॉयज क्या होते हैं, मेटल एलॉयज वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो आपके पास मेटल एलॉयज है ना, दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, और आई वुड से दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, बट थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। बेटा देखो आपका जो कांस्टेंट टन होता है ना, वो थर्मोकपल्स को बनाने में यूज होता है। किसको बनाने में यूज होता है, थर्मोकपल्स को बनाने में यूज होता है। थर्मोकपल्स क्या होते हैं बेटा, जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टंगस्टन जो होता है ना बेटा आपका, इसका जो यूज होता है वो हीटर में यूज होता है इस वायर का, ठीक है। नाइक्रोम आपके पास जो है ये आपके पास यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक आयरन में। किसमें यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है। आपके पास जो आयरन है, आयरन आपका कंडक्टर है, यानी मेटल है ये आपके पास आयरन। तो ये तो बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इसका कहीं ऐसी जगह यूज नहीं हो सकता। ये आपके पास तीनों जो है ना आपके पास, कांस्टेंट टन, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये आपके पास कैसे हैं, ये हीटर एलिमेंट्स हैं। क्या कहते हैं, हीटर एलिमेंट्स कहते हैं। यानी आप अगर इनमें थर्मल
कंडक्टिविटी इनकी इतनी बढ़िया होती है कि आप इनको जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दें, ये क्या करते हैं, टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे। तो आपके पास जो नाइक्रोम है ना, वो आपके इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है जो मेटल एलॉयज की, वो बहुत लो होती है बेटा। इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास किसमें यूज हो रहा है, एज अ नाइक्रोम किसमें यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3 resistors with magnitude 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm are connected in parallel. Equivalent resistance of the system would be. एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, सिंपल है कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा बेटा। अगर इसे कैलकुलेट करूं तो 1/r इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 जार 8 प्लस 4 1 जार 4 4 2 जार 8 प्लस 8 1 जार 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल्स टू 4 2 7/8। अगर मुझे r निकालना है तो r इज इक्वल्स टू 8/7। अगर इसे कैलकुलेट करूंगा 7 1 जार 7 7 1 जार 7, ये देखिए जरा ऑप्शन से मैच करते हैं, इतना आ रहा है, मान लेते हैं इक्विवेलेंट। पहला बोल रहा है कि लेस देन 2 ओम, बिल्कुल लेस देन 2 ओम है, ये तो सही लग रहा है। मोर देन 2 ओम बट लेस देन 4 ओम, नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। क्या 4 ओम के बराबर है, नहीं है। 14 ओम के बराबर है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो लेस देन 2 ओम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज डन इन द फॉर्म ऑफ, बेटा देखो जब हम ये बताते हैं ना किसी भी कंट्री का कि किस फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी कंट्री में, तो दो चीजें होती है उसमें। एक तो बताया जाता है किस वोल्टेज की हो रही है, और दूसरा बताया जाता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। तो बेटा इंडिया में जो है ना वो 220 वोल्ट की आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा। किसकी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखो बेटा जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, ये आपका यूएसए में होती है। ये जो आपके 220 वोल्ट ना, 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो होती है, ये आपकी किसमें होती है, यूएसए में होती है। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आपका एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द करंट is flowing through a 10 ohm resistor, then in which one of the following cases maximum heat will be generated। बेटा ये बोल रहा है कि if a current is flowing through a 10 ohm resistor, यानी किसी भी एक रजिस्टर जिसका क्या है, आपका रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है, उसमें से क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इनमें से जो नीचे केसेस दिए हुए हैं, अब मान लेते करके कि पहली बारे में 5 ओम का क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है 12 मिनट के लिए, तो क्या इसमें सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम हीट जनरेट होगी। बेटा देखो हीट के लिए मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT हो जाएगा बेटा। अगर आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग H1 निकालो तो H1 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूंगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, R कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाइड बाय T, T क्या दे रखा है बेटा, देखो 12 मिनट दे रखा है, तो उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, H2 बेटा अगर आप निकालोगे तो H2 आ जाएगा आपके पास क्या, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 60, उसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे ही H3 आएगा बेटा आपके पास, H3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना दे रखा है 6 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही H4 आ जाएगा बेटा आपके पास, कितना आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय आपका पास क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो ये जो H1 आएगा वो आ जाएगा पास 18000 और 0 जूल आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 28800 आ जाएगा बेटा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 32400 आ जाएगा बेटा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हमारे पास तो ये कितना आ जाएगा H4 हमारे पास 28800 आएगा। अगर आप देखोगे बेटा तो सबसे ज्यादा हीट किसमें प्रोड्यूस हो रही है, सबसे ज्यादा हीट किसमें प्रोड्यूस हो रही है, देखेंगे जरा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, सबसे ज्यादा हीट किसमें प्रोड्यूस हो रही है, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके 28800, ये है
32400 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, करेक्ट है आपके पास। क्या ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि जहां सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रही है, हीट फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्या है, ऑप्शन 3 क्या है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम देखें तो इसको जरा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहीं पर बच्चों आपके पास क्या होते हैं, आपके ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, खत्म। देखिए बेटा इसमें ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है 180, यहां पर कितने 4 जीरोस है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें गिनेंगे देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें 6 डिजिट्स है बेटा। तो यही आपके पास क्या होगा, 1,80,000 वाला, 1,80,000 वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहीं पर बेटा हमारे पास क्या होती है, इसके इतने 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस आपके लिए और लेके आऊंगा, सो दैट क्या हो, आपके सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट्स जितने भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंक्लूडेड होंगे, जो आपके एनडीए के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, उनको बेटा मैं क्या करूंगा, लाने की कोशिश करूंगा यहां पर। तो उनको हम लगाएंगे सो दैट आपके कंसेप्ट्स क्या हो जाए, सारे कंसेप्ट्स आपके क्या हो जाए, आपको मिल जाए आपके एग्जाम में देने के लिए। तब तक के लिए बेटा आपका काम क्या है, आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इन क्वेश्चंस को और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है उनको भी बार बार देखते रहिए, सो दैट आप अपने एनडीए के एग्जाम में यहां से जो आने वाले कंसेप्ट्स है या क्वेश्चंस है उनको आसानी से कर पाए। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।